देखिए, आज का लेक्चर है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस सिस्टम को चैलेंजेस, फिर कांग्रेस सिस्टम का ही दोबारा से रिस्टोरेशन। लेकिन ये दोनों वर्ड्स टोटली डिफरेंट हैं जिस लिटरल सेंस में आपने इन्हें पढ़ा। पहली बात तो कांग्रेस रिस्टोर हुई पूरी कंट्री में, वेरी क्लियर। 1971 के इलेक्शंस में अब तक जितनी सीट्स नहीं जीती उससे ज्यादा सीट्स जीत करके आई थी कोलिशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, तो रिस्टोर हुआ कांग्रेस। बट क्वेश्चन खड़ा होता है, कौन सी कांग्रेस रिस्टोर हुई थी? क्या वो कांग्रेस जिसे अब तक दुनिया ने देखा था, या ये एक नई तरह की कांग्रेस थी? दूसरा, चैलेंजेस थे कांग्रेस को, लेकिन देखने की जरूरत है कि कहां से थे। कांग्रेस के बाहर से, आउटसाइडर्स के, ओपोनेंट्स के, या कांग्रेस के इनसाइड से ही कांग्रेस स्प्लिट हुई है या ब्रेक हुई है। ये दो कॉन्टेक्स्ट चैप्टर के लिटरल सेंस से वेरी करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, बहुत सी चीजें हैं जो आज आपको क्लियर हो जाएंगी और आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ, देन 5 ईयर के गैप पे नेक्स्ट 1957 पे होना बनता है, देन 5 ईयर के गैप पे नेक्स्ट 1962 पे होना बनता है, देन 5 ईयर के गैप पे नेक्स्ट 1967 में होना बनता है, देन 5 ईयर के गैप पे नेक्स्ट 1972 में होना बनता है। मैं बार बार कह रहा हूं इलेक्शन 1971 में हुए, तो 1971 में इलेक्शन क्यों हुए, इसका रीजन पता लगेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम पॉलिटिकल डिवाइड ऑफ द हिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि 1885 से बनी हुई कांग्रेस खत्म होगी और एक नई कांग्रेस का जन्म होगा। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। ये पहले से ज्यादा प्रचंड है और ये पहले से कम एकोमोडेटिव है। आपको एक छत्र राज और एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलपमेंट नजर आएगी कि कैसे धीरे धीरे पार्टी नीचे गिरी और एक शख्स ऊपर खड़ा हुआ और पार्टी उसकी तरफ देखने लगी, जैसा आज शायद नरेंद्र मोदी के साथ है। इस स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। ये पहला एस्पेक्ट है। ओके, चलिए अब वन बाय वन हम सभी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप सबको क्लियर है कि जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए, इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस अनडिस्प्यूटेड रूलर थी हमारी कंट्री की। चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो पार्लियामेंट के, जिसे हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो, यानी कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस का ही डंका था। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है 1957 में केरला में। केरला में आपको नजर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार, लेकिन वो कोलिशन में थी। उन्हें 5 इंडिपेंडेंट एमएलए की वहां पे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई भी चैलेंज कांग्रेस के सामने उस समय पूरी कंट्री में पोज नहीं होता था। लेकिन 1960s का जो दौर है, ये बहुत बड़ा कैओस का पीरियड है, वे पॉलिटिकल टर्बुलेंस का फेज है। और इस टाइम पर ऐसे वर्ड भी यूज हुए हैं कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक आए हैं, राजनीतिक भूचाल। वर्ल्ड लेवल पर हर कोई सस्पिशियस था इंडिया को लेकर के कि क्या इंडिया में इतनी मेहनत से अपनाई गई डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर पाएगी, क्या इंडिया में मिलिट्री रूल तो नहीं स्थापित हो जाएगा। इन सारी चीजों के कुछ कारण थे। भारतीय राजनीति में अचानक से एक घटना घटित होती है। मई 1964 जवाहरलाल नेहरू का अकस्मात निधन हो जाता है, सडन डेथ होती है। लेकिन पिछले 1 साल से ही वो बीमार चल रहे होते हैं, लास्ट 1 ईयर से। और लास्ट 1 ईयर से जब वो ये बीमार चल रहे हैं और पता है किसी भी समय में डेथ हो सकती है, तो सक्सेशन को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के बहुत बड़ी बहस भारत में भी छिड़ी, अखबारों में, मैगजीन में और राजनीतिक गलियारों में। और यही बहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छिड़ी थी कि क्या पूरे वर्ल्ड की तरह, पूरे वर्ल्ड में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में जो हुआ वो इंडिया में भी हो जाएगा। सक्सेशन की वॉर इतनी बेटर हो जाएगी, सत्ता लेने के लिए नेता इतने जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे कि फाइनली लॉ एंड ऑर्डर और पीस एस्टेब्लिश करने को आर्मी को सत्ता हथियानी कर पड़ेगी, क्या फाइनली मिलिट्री रूल आएगा। ऐसे कयास लगे रहे, बड़े जबरदस्त तरीके से ये सिस्टम चला। लेकिन हुआ इसका टोटली डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट। पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह मैसेज गया कि इंडिया पॉलिटिकली काफी मैच्योर हो गया है और डेमोक्रेसी अब एक्चुअल फिनोमेना इंडिया की पॉलिटिक्स का बन चुका है। जैसे उस समय में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है
पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं के कामराज। ये आंध्र प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी, मतलब कि इससे पहले मुख्यमंत्री भी रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो के कामराज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की पार्टी के, जिन्हें नीतियां डिसाइड करनी है कांग्रेस की, ये पार्टी के सारे मेन लीडर्स के साथ और जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं उन सभी के साथ चर्चा करते हैं और एक नाम के ऊपर यूनैनिमिटी बनती है, सभी की एक मत बनती है, सर्वमत से ये फैसला लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को ही भारत का प्रधानमंत्री चुना जाए और लाल बहादुर शास्त्री की पोजीशन एंश्योर होती है। जिन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में ये बात कही और जिनकी चलती है कांग्रेस में, इस ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था, कांग्रेस का सिंडिकेट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, अभी समझ आ जाएगा। इसकी बदौलत लाल बहादुर शास्त्री एक अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट थे फॉर द चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की छवि थी, बहुत ही सिंपल एटीट्यूड के पर्सन थे, सादा जीवन उच्च विचार, उनका ऐसा मानना हुआ करता था। कई सारी प्रोफाइल्स होल्ड कर चुके थे वो। लाल बहादुर शास्त्री 1956-57 के दौरान रेलवे की एक हादसा होने की वजह से मॉरल ग्राउंड्स के बेसिस पर इस्तीफा दे चुके थे। उनकी मोरालिटी की लोग कस्में खाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कैसे प्रधानमंत्री हुए हैं, आज दिन तक इतिहास में ऐसा कोई मेल नहीं नजर आता जिन्होंने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भारत की जनता से आह्वान किया कि मैं एक दिन का उपवास करूंगा, आप भी एक दिन का उपवास कीजिए, और पूरे देश में उनके कहने पे उपवास होता था, फास्ट रखा जाता था फूड को सिक्योर करने के लिए। इतनी क्रेडिबिलिटी किसी पीएम की नहीं हो सकती कि उसके कहने पर आप फास्ट रखें। तो कुल मिलाकर के लाल बहादुर शास्त्री सभी को एक्सेप्टेबल थे। कांग्रेस के डिफरेंट सेक्शंस में उनकी मान्यता थी और नेहरू जी के अंतिम दिनों में लाल बहादुर शास्त्री बहुत क्लोज भी थे उनके। नेहरू बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर, हर छोटी छोटी चीजें और बातें उनसे चर्चा की जाती थी। ये लाल बहादुर शास्त्री की कहानी है। लाल बहादुर शास्त्री जब इतनी इजीली पोजीशन पर आकर के बैठे, पूरी दुनिया सन्न थी इस चीज को देख करके कि कैसे ट्रांजिशन हो गया इतनी इजीली, कैसे नेहरू के चले जाने के बाद एक सक्सेसर मिल गया कांग्रेस को बिना किसी फाइट या डिस्प्यूट के, और कैसे आर्मी को दखल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। ये कवायद अभी चल ही रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने दो चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग थे। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि अभी अभी कंट्री डिवास्टेट हुई थी चाइना वॉर से। भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स की बहुत कमी थी, आर्मी कहीं ना कहीं लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ टेक्निक, इक्विपमेंट एंड फाइनेंसेस से जूझ रही थी। सेकेंड एस्पेक्ट, इंडिया का ये वो दौर था जिस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान तो चलाया है, लेकिन हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इतनी लॉन्ग जेस्टेशन की होती है कि रिटर्न आने भी शुरू नहीं हुए थे। और दूसरा, प्राइवेट प्लेयर उस लेवल पर इंडस्ट्री लगा नहीं रहा था, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी उतनी नहीं थी। तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉल होने शुरू हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ से हटा। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है तो फूड स्कैरसिटी भी है। इस तरह की अंदरूनी समस्याएं, उधर से चाइना के साथ जब युद्ध होके हटा तो डिफेंस पर फोकस करना, ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाता है और पाकिस्तान दोहरा आक्रमण करता है। जम्मू कश्मीर के एंड से भी अटैक करता है और नीचे गुजरात के एंड पे भी अटैक करता है। दो एंड पर साइमल्टेनियसली इन्वेड करता है और ये हुआ भी स्ट्रेटेजिकली था। पहले चाइना ने ऐसा किया, इंडिया को वीक किया, इंडिया की वीकनेस दिखाई मिलिट्री लेवल पर, और फिर पाकिस्तान को प्रमोट किया कि अब आप ऐसा कर सकते हो, भारत को और कमजोर किया जा सकता है। फाइनली लाल बहादुर शास्त्री का बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया जाता है। पंजाब से सेनाएं अंदर घुसाई जाती हैं, लाहौर पे कब्जा किया जाता है, मतलब लाहौर तक सेनाएं पहुंच जाती हैं, और फिर रशिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन की वजह से फाइनली रशिया, क्योंकि रशिया के अंदर उस समय तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ये सब तब यूएसएसआर का पार्ट थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। तो उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी के नाम पर रशिया यानी कि यूएसएसआर का ब्लॉक इंटरवीन करता है और ये समझाता है कि आप इंटरप्ले हो रहे हैं अमेरिका की गेम का, आपको इस तरह से फाइट नहीं करनी है। और उस समय उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मीटिंग होती है, पीस कॉन्फ्रेंस। तो 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद अग्रीमेंट होता है। ये एमसीक्यू बहुत बार आया कि ताशकंद अग्रीमेंट क्या है। भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद अग्रीमेंट साइन होता है
इसके तहत सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है, पीस डिक्लेयर की जाती है, लेकिन आकस्मिक हालातों में वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जो विदेशी धरती पे मरे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पे डेथ कर जाते हैं। अब शुरू होती है असली प्रॉब्लम। पहली बार में तो यूनानिमस किंग थे लाल बहादुर शास्त्री, उन पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन अब एक पर्सन बैठा है जो बहुत एम्बिशियस है और सीनियोरिटी में भी नेक्स्ट आता है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को है कि अब डन है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नॉट एट ऑल, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कांग्रेस में। लेकिन ऐसा होने नहीं दे सकते कौन? सिंडिकेट। सिंडिकेट को यह है कि चाहे जो हो जाए, प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो हमारे हाथों में हो, हमारी उंगलियों पे नाचे। और इसके लिए ये मोरारजी देसाई नहीं, जो राजनीति में इतना सीजनल प्लेयर है, इतना दिग्गज बंदा, ये हमारी बातें नहीं मांगेगा। हमें अपने झोले से गुड़ियां निकालनी बनेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार लोकसभा में तंज कसा था कांग्रेस को कि तुमने तो झोले से गुड़ियां निकाली, पता नहीं था तुम्हें कि शेरनी बनेगी। तो इंदिरा के बारे में ये कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जिसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है लेकिन मिनिस्ट्रियल लेवल का एक्सपीरियंस अभी जस्ट लाल बहादुर शास्त्री के शासन में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने जो इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया था उस टाइम पर, और 1 साल का अनुभव था, मतलब कि बहुत ही इनएफिशिएंट प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थी ये। हर बात पर इन्हें डिपेंड रहना था, किसके ऊपर? सिंडिकेट के ऊपर। तो कॉन्टेस्ट हो गया। अब कांग्रेस के अंदर डिस्कशन है, मोरारजी देसाई अपना दावा पेश कर चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनको समर्थन करने वाले एमपी एमएलए भी बहुत हैं पार्टी के, लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को भी खड़ा किया कि ये इंदिरा गांधी बन सकती है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो फाइनली वोटिंग करा ली गई, और वोटिंग में नेचुरली सिंडिकेट का इन्फ्लुएंस जिस तरफ था, इंदिरा गांधी जीतेगी। इंदिरा गांधी जीती वोटिंग के थ्रू, और डिसाइड हुआ कि यही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगी और इसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बनाया जाएगा। तो फाइनली 1966 में इंदिरा गांधी क्या बन जाती हैं? प्रधानमंत्री भारत की। ये पुराना ही टेन्योर है अभी लोकसभा का, ये उसी के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री बनी है। इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी। एक ये वाली है 66 वाली, एक इलेक्शन फेस करके बनी 71 में, एक फिर से इलेक्शन फेस करके बनी 80 में। तो इंदिरा गांधी का टेन्योर कितना है? 66 से 77 तक, देन 80 से 84 तक। टेन्योर 2 हैं, समझ आई बात? अब यहाँ पर कंटेस्ट करके 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री देश की 3 बार रही है। बात समझ में आई? कंटेस्ट 2 टाइम किया है, लेकिन रही 3 बार है। एक बार तो वो सीट वेकेंट हो गई ना पीएम की, तो पार्टी मेजोरिटी में है तो बनना ही बनना है, वही कैंडिडेट बनेगा जो पार्टी सपोर्ट करेगी। अब वो जो झोले से गुड़िया निकाली है वो बैठी है, और देश के सामने कुछ परिस्थितियां हैं, ये भी बड़ी स्ट्रांग है। क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि इंदिरा के सामने चैलेंज है कि अभी अभी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई है, अभी 2 वॉर हमने झेली है। नो डाउट हमने कैजुअलिटीज, हमने मौतें काफी कर दी पाकिस्तानियों की और सेना को हराया वहां पर, लेकिन भारत अंदर से टूट चुका था। ये वो पीरियड है जब हमें अपनी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़ना पड़ा, हमने अपने ग्रोथ के प्लान्स को छोड़ा, और हमने प्रोविजनिंग को अपनाया, रूटीन एस्पेक्ट को हमने एवरी ईयर प्लान प्रमोट किया। 66 से 67, 67 68, देन 68 से 69, पहला एस्पेक्ट। तो हम अब प्लानिंग के पाथ से हटे हैं, एवरीडे रूटीन के ऊपर आए हैं। क्यों? क्योंकि वही सारी दिक्कतें, फूड स्कैरसिटी माइंड ब्लोइंगली हैवी थी कंट्री के ऊपर। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज बहुत हाई था। एसेंशियल कमोडिटीज, जो जितने भी रोजमर्रा के खाने वाले सामान है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिन्हें एफएमसीजीज कहते हैं, ये सारे बहुत महंगे हो चुके थे उस समय तक। लोगों में एक रोष था, लोगों में हाहाकार थी कि इस तरह से अगर सिस्टम चलेगा कंट्री का, ये प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू, जहां पर किसान को उगाने के लिए बीज नहीं मिल रहा, खेती के लिए पानी नहीं है, सूखा इतना जबरदस्त पड़ गया है इस बार, बरसात मानसून हो नहीं पाया, इसकी वजह से हालात नियर टू फेमिन है। जोनिंग का कंसेप्ट अपनाया हुआ है, फसलों को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करने देते। ये पब्लिक इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की प्लानिंग प्रोसेस की वजह से जो सरकारी लोगों की दखल है इसमें, इसकी वजह से होर्डिंग इतना स्ट्रांग हुआ है प्राइवेट प्लेयर के थ्रू कि जैसे ही फसलों की कमी दिखी उन्होंने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। ब्लैक मार्केटर्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, अपनी मनमर्जी के दाम पर वो सामान बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही लूमिंग थी उस टाइम पर।
और ऊपर से सारा का सारा पैसा जो जिसका इतना बड़ा हिस्सा आप डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने थी उस टाइम। इसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब फूड ग्रेन्स की इतनी कमी थी और भारत को फूड ग्रेन्स चाहिए थे अमेरिका से, अमेरिका ने इंडिया की सॉवरेनिटी को ब्रेच किया और इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज में दखल किया। और पहली बार भारत को उस समय ये हिदायत दी गई कि आप अपने कॉइन को डिवेल्युएट कीजिए, अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कीजिए। अभी जो $1 5 से मिलता है, ये ₹7 से मिलना चाहिए। आपकी अर्थव्यवस्था में उतनी ताकत अब नहीं रही, तो अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान आपका बिक सके अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लोग खरीद सकें और आपके पास कैपिटल इनफ्लो आए। जब तक कैपिटल इनफ्लो नहीं आएगा तब तक आप हमारी सामग्री खरीद नहीं सकते। तो जैसे ही करेंसी डिवेल्युएट कर दी, वैसे ही उस करेंसी की परचेजिंग पावर फॉल कर गई। पहले आप ₹5 से क्या खरीद सकते थे, अब वही सामान ₹7 या ₹10 का आता है। इससे इन्फ्लेशन की मार डबल पड़ी। उस टाइम इंदिरा को रियलाइज हुआ कि किसी बाहरी पर निर्भर करने के साथ क्या क्या होता है, और पॉलिसीज इतनी डीपली परेशान करती हैं कि अल्टीमेटली आप अपनी कंट्री में ही फेथ लूज कर जाते हैं। सिक्के की कीमत को गिराना, इसे कहते हैं करेंसी का अरे यार, अवमूल्यन। हिंदी में इसे अवमूल्यन कहते हैं, डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी, ये कंसेप्ट है। तो इस तरह की चीजें उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी। और बिगेस्ट चैलेंज 1967 का इलेक्शन सामने खड़ा था। एक ही साल में इलेक्शन भी है। अब इंदिरा गांधी के सामने टारगेट, पहले तो कंट्री लेवल पर जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन्हें कोप अप करो, लोगों को सेटिस्फाई करो और 1967 का ये इलेक्शन लड़ो। 1967 के इस इलेक्शन के पहले एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे? उस टाइम तक जो दिग्गज हीरो थे, स्वतंत्रता पार्टी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जो इनके द्वारा बनाई गई पार्टी है जिसमें ये इतने दिग्गज तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने कई सारी कमियां कांग्रेस की अब तक उजागर कर दी थी और ये बता दिया था कि कैसे कांग्रेस लिबरल बिहेव कर रही है, कैसे कांग्रेस कैपिटलिस्ट टेंडेंसी अपना करके बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को इंसेंटिवाइज कर रही है, उनकी मदद कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ उन्हीं एरिया में ढांचा खड़ा किया जा रहा है, उन्हीं सेगमेंट में जहां पर बड़े उद्योगपति आकर के बाद में इंडस्ट्री लगाएंगे। ढांचे के नाम पर खेती बाड़ी को ढांचाई तौर पर डेवलप नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर खेती बाड़ी का विकास उस लेवल पर नहीं कर रहे, अदरवाइज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सेकेंड एस्पेक्ट, स्वतंत्रता पार्टी। वही स्वतंत्रता पार्टी, राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, NM जोशी, इतने दिग्गज बंदे जो थे, उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि गवर्नमेंट जो अब तक ये लैंड सीलिंग का कंसेप्ट यूज कर रही थी, या गवर्नमेंट ने जो कोर और बेसिक एरिया में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कही है, इन सारी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट रैम्पेंट करप्शन को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट बिग फार्मर को डिमोटिवेट कर रही है, क्योंकि बिग फार्मर इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकता है। आप उससे लैंड लेकर के लैंड सीलिंग लगा रहे हो, अल्टीमेटली लैंड तो उसी के पास है, वो किसी ना किसी वे में उसे फर्दर डिवाइड कर पा रहा है, बट आप उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहे हो। अब वो हक के साथ उस लेवल पर खेती नहीं कर पा रहा है। और तीसरी बात, आपने प्रॉमिस किया था कि लैंडलेस को लैंड दोगे, और वो लैंड बैंक आपने लैंड पूल कर लिया सारा, और वो कहाँ बढ़ रहा है किसी को पता नहीं। लंबरदार से लेकर पटवारी तक, पटवारी से लेकर के तहसीलदार तक सब बिके हुए हैं और मनमर्जी से नाम चढ़ाए जा रहे हैं खातों में। दैट इज नॉट गुड। लैंड रिफॉर्म में आपने सॉइल इंप्रूवमेंट की बात की थी, वो नहीं किया। आपने टेनेंसी राइट्स की बात की थी, वो नहीं किया। ये सारी चीजें रोकी है। आपने ये कहा था कि अगर किसी तरह से भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस आएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी के थ्रू गांव तक बेनिफिट पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपने गांव तक बेनिफिट नहीं पहुंचने दिया। इसी का कारण है कि आज मार्केट मैकेनिज्म नहीं है, डिमांड सप्लाई अपना रोल नहीं प्ले कर रहा, तभी चीजें महंगी हैं, क्योंकि हद से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हर चीज पर। करेंसी को आपने कंट्रोल किया है, फिक्स्ड करेंसी रिजिम चल रहा है, आप अपनी मर्जी से डिवेल्युएट करते हैं, जबकि सिक्के की कीमत बाजार के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, ये फ्लोट होनी चाहिए। ये सारी बातें लेके स्वतंत्रता पार्टी कूदी हुई है। ऐसे में जो हाई लेवल ऑपोजिशन मिल रहा है इंदिरा गांधी को, ऐसे में उसे चुनाव जीतने हैं। 1967 के इलेक्शन, अब देखते हैं इंदिरा इस 1967 के इलेक्शन में क्या करती है और कैसे जीतती है। यहां से एक नया अध्याय शुरू होगा राजनीति का, भारत की राजनीति का। 1967 भारत में चुनाव होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। डिफरेंट रीजनल पार्टीज या डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स अब इस समय जो पहले सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हैं, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस के अंदर के फैक्शंस काफी स्ट्रांग हो चुके हैं और कांग्रेस से टूटना चाहते हैं। मतलब अब टेंडेंसी है कि आप कांग्रेस के MP को पोलराइज कर सकते हो और उसे निकाल सकते हो। और खुशकिस्मती ये है कि अभी तक डिफेक्शन का कानून भी नहीं है।
आया राम गया राम की कहानी तभी से फेमस हुई कि एक गयालाल नाम का पर्सन था, हरियाणा की कहानी है वो, कि वो पहले कांग्रेस छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में गया, यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के फिर कांग्रेस में आया, फिर कांग्रेस छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में गया। तो जब पहली बार जब वो कांग्रेस छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में गया था, जब फिर यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के कांग्रेस में आया, तो कांग्रेस के उस समय एक बीरेंद्र सिंह कोई हुआ करते थे, वो उसे लेके चंडीगढ़ प्रेस क्लब आए तो कहते कि गया राम अब आया राम है। तो उसके बाद से हर एमपी एमएलए जो ऐसा करता था उसे गया राम आया राम कहते थे। तो कुल मिलाकर के 8-8 दिन 6-6 दिन 9-9 दिन में पार्टी बदलते थे, एमएलए बन गए और अब इनकी कीमतें लग रही हैं, कोई किसी के साथ क्यों डिफेक्शन का कानून है नहीं और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं, किसी भी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ो, बाद में जाके बिक जाना, कभी कांग्रेस के साथ बैठ जाना, इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर जाते हैं, तो फ्लोर क्रॉसिंग तब बहुत हुआ करती थी। और ध्यान रहे उस टाइम पर कार्टूनिस्ट बहुत जबरदस्त एक्टिव थे। कांग्रेस का तब चुनाव चिन्ह बुलॉक्स हुआ करता था, बैल हुआ करते थे। और अगर आप इस बुक के चैप्टर की ओपनिंग ही देख लोगे तो चैप्टर की ओपनिंग में जो आर के लक्ष्मण ने जो कार्टून बनाया है, ये माइंड ब्लोइंग पीस ऑफ आर्ट है जो आपको सब कुछ ही समझा देता है। इसमें इनिशियली आपको 2 बुलॉक्स नजर आएंगे, बुलॉक्स बहुत प्यार से हैं और ये नेहरू नाम का नेता इन्हें सही ढंग से चला रहा है। बुलॉक्स परेशान हैं, बुलॉक्स ऑपोजिट दिशा में हैं, बुलॉक्स आपस में भिड़ रहे हैं। कितने साल हुए हैं? 22 साल। 22 साल के भीतर कांग्रेस का ये हाल था। कांग्रेस के अंदरूनी नेता ये सिचुएशन में पहुंच चुके थे, तो सिचुएशन ऐसे चेंज हुई। तो कुल मिलाकर के 1967 में छोटे छोटे रीजनल प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। कांग्रेस के इनबिल्ट फैक्शंस जो हुआ करते थे वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ अब कई तरह के बड़े सवाल करते हैं। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को बीट किया जा रहा है कि आप जिन आइडियोलॉजीज को लेकर के चले थे, आपने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की थी, आज नजर नहीं आती। आज ना एग्रीकल्चर का विकास है, आज ना इंडस्ट्री का विकास है। आपने प्लान्ड पीरियड को डिसबैंड किया हुआ है और आप अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। ये आप ही का आइडिया था कि प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपने स्टेट्स के सारे रिसोर्सेज कंसंट्रेट किए और फिर फाइनली उन्हें कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे दिया। कांग्रेस के ऊपर आज दिन तक ये इल्जाम है कि कांग्रेस ने पूरे कंट्री के प्रीशियस रिसोर्सेज इकट्ठे करके, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन तो करना तो अलग बात है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ एकोमुलेट करके कंसंट्रेट करके दे दिया किसी को कि लो रखो तुम। वरना आप मुझे एक बात बताओ, इतना पैराडॉक्स तो किसी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि आज कंट्री में 4 से 5 बिजनेस घराने इतने बड़े हैं कि वो मिल जाए तो पूरा देश तो छोड़ो, इस देश के साथ और पता नहीं कितने देश खरीद लें, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जिसे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। ये पैराडॉक्स तभी हो सकता है जब पॉलिसी फेलियर बहुत स्ट्रांगली हो। और यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं हुआ, पॉलिसी मिसयूज हुआ है। ये पॉलिसी मिसयूज का नतीजा है। जब डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन फेल होना एक अलग बात है, लेकिन उस दौरान अगर उससे कोई मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक से कुछ नए ऑर्गन्स और बाकी चीजें बिगड़ती हैं, वो ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक ऐसा ही भारत के साथ हुआ उन दिनों के दौरान। तो कुल मिलाकर के 1967 के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और ये बहुत बड़ा धक्का था, जॉल्ट था कांग्रेस के ऊपर। केंद्र में भी बिखरती है और राज्यों में भी बिखरती है। अभी भी मेजोरिटी कांग्रेस के पास ही है, अभी भी सरकार कांग्रेस की है, लेकिन ये अब वैसी कांग्रेस नहीं है। बहुत ही वीक मेजोरिटी है, बड़े पैमाने पर अपनी सीटें हारी हैं और इंदिरा गांधी के कैबिनेट के उस समय ऑलमोस्ट आधे मंत्री अपनी पोजीशनें हार गए थे। मतलब आधे मंत्रियों का चुनाव हार जाना ये बताता है कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, आपकी कैबिनेट में जनता का विश्वास नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको मेजोरिटी अभी भी मिली हुई है लोकसभा में, आप सरकार में बने रहोगे, लेकिन ये 370 वाली कांग्रेस नहीं है, 370 सीटों वाली, इसका कोई अब अता पता नहीं है। इसके अलावा 7 राज्यों में तो उड़ ही गई थी और उसके अलावा 2 राज्यों में वैसे ही उड़ी नहीं थी, लेकिन दूसरी पार्टियां सक्सेसफुल हो गई सरकार बनाने में, जैसा आजकल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होना, उस समय स्टेट्स ही कितने थे, उसमें से 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होना। तो ये मैप आपको क्लियर कट इमेज दिखाता है कि आप देख सकते हैं ये सारा नॉन कांग्रेस एरिया, पिंक कलर का, पेज नंबर 689। एक कहावत चली थी उस समय, दिल्ली से कलकत्ता तक का टिकट कटा लो, रास्ते में कांग्रेस कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा सब एक दूसरे को छेड़ते थे, जबकि एक दौर ऐसा था कि जहां से जहां मर्जी गुजरो कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी। ये कांग्रेस को सीमित किया गया है। इसमें से भी कई एरियाज में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई है, इंडिपेंडेंट नहीं। तो इस तरह से कांग्रेस उस समय पॉलिटिकली वीक हुई है, उड़ा दी गई है पूरी तरह से। आई बात समझ में?
कांग्रेस के सामने जमीनी हकीकत निकल करके आ गई कि राजनीति में हम कहाँ खड़े हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, रीजनल पार्टी स्टेट लेवल पर, उनको जितना कोलिशन मिला उन्होंने किया। आप हैरान हो जाएंगे, एक एक स्टेट में 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियों की सरकार थी, 5-5, 6-6, 7-7 पार्टियों की, क्योंकि एक ही नारा था इस समय, राम मनोहर लोहिया का, नॉन कांग्रेसिज्म। ये नॉन कांग्रेसिज्म का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया का बहुत फेमस है। तो उसने कहा कि बस किसी तरह से नॉन कांग्रेसिज्म होना चाहिए, कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकना है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, जो अभी अमित शाह ने नारे दिए थे ना, ये नारा उस समय की बात है। तो कुल मिलाकर के ये जद्दोजहद चलती रही। जितने डाइवर्सिफाइड ओपिनियन वाली पार्टीज थी, जिनकी आइडियोलॉजीज लिटरली ऑपोजिट पोल पे हैं, वो सब ने कोलैबोरेशन किया, सब साथ जुड़े। सिर्फ किस वजह से? कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को हटाना है। इस ग्राउंड पर सरकारें बनी। नो डाउट ये सरकारें स्टेबल नहीं थी, और अभी 2 ही साल बीते कि राज्यों में सरकारें गिरनी भी शुरू हो गई थी, और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट में तो कांग्रेस ने ही सरकारें उड़ा के रख दी थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए गए थे। तो सरकारें खुद से भी अनस्टेबल थी, गिरनी शुरू हो गई, कुछ सरकारें राष्ट्रपति शासन से उड़ाई भी गई। बट राजनीतिक सतह जो थी कांग्रेस की, राजनीतिक जमीन, वो चली गई थी। ये था चैलेंज टू द कांग्रेस। कांग्रेस इस तरह से, एक तरह से भारत में एक छत्र राज्य रखने वाली, राज्यों में, केंद्र में आज वो अपनी जगह तलाश रही थी, और हर रोज काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कई तरह के कानून लाना चाहते थे, वो राज्यसभा में अटक जाते थे। उसके बाद ऑर्डिनेंसेस लाते थे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें नल एंड वाइड डिक्लेयर करता था। ऐसी सिचुएशन इंदिरा गांधी को कई बार फेस करनी पड़ी। बट ये एक एस्पेक्ट है, इसको छोड़ के दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। इंदिरा गांधी बहुत सारी नीतियां इस तरह की लाना चाहती थी, जिन नीतियों से उनकी छवि बहुत मजबूत हो सकती थी देश के स्तर पर। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो पॉलिसीज लिटरली आती उस समय में, तो वो एक बहुत बड़े ऐसे सेगमेंट को अफेक्ट कर देती कि वो सेगमेंट की सपोर्ट में जो वो नेता हैं, सिंडिकेट, वो सिंडिकेट की नेताओं की इमेजेस खत्म हो जाती। तो अब ये क्या है सिस्टम, इसको समझते हैं। देखो, 1969 नवंबर महीने में इंदिरा गांधी कांग्रेस से निकाल दी गई है। 1969 नवंबर महीने में इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया है। निकालने वाले कौन हैं? कर्नाटक केडर से बिलोंग करने वाले, ऐसा कहा जाता है जिन्होंने मॉडर्न कर्नाटका की नींव रखी, नलिन गप्पा। ये उस समय पार्टी प्रेसिडेंट थे। इंदिरा गांधी को एक्सपेल किया गया कांग्रेस से। कैन यू इमेजिन? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो वो कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी को एक्सपेल किया, उसका नाम है कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो कांग्रेस इंदिरा की है, उस कांग्रेस का नाम है कांग्रेस रिक्वेजिशन, यानी कि जो मांग कर रहे हैं, बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं, किसकी मांग कर रहे हैं? चलिए अब इस अध्याय को समझते हैं। कांग्रेस में अब तक डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती थी, डिफरेंट सोच भी होती थी, अलग अलग तबके एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन आज दिन तक वो नहीं हुआ जो इंदिरा ने किया। कांग्रेस के अंदर ये जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं और डिफरेंट सुलह मशवरे थे, इंदिरा गांधी ने इसे 2 आइडियोलॉजीज का युद्ध बना दिया, 2 विचारधाराओं का युद्ध बना दिया। इट इज अ वार बिटवीन द 2 डाइवर्जिंग आइडियोलॉजीज। इंदिरा ने अपनी एक आइडियोलॉजी खड़ी की और एक आइडियोलॉजी सिंडिकेट की। वो सिंडिकेट जो 4 लोगों से बनता था उस समय। वेस्ट बंगाल केडर से बिलोंग करते थे अतुल्य घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आंध्र प्रदेश के इलाके से बिलोंग करते थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसी तरह से ये नलिंगप्पा, जिनका मैंने आपको नाम बताया, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे। इसी तरह से महाराष्ट्र के केडर से एस के पाटिल बिलोंग किया करते थे। ये पाटिल हैं, नीलम संजीवा रेड्डी हैं, अतुल्य घोष हैं, नलिंगप्पा हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। यही सिंडिकेट, ये सिंडिकेट जो गुड़िया को अपने मुताबिक चलाना चाहता था, गुड़िया ने अपनी पावर एजर्ट करनी शुरू कर दी थी, और सिंडिकेट को यह बर्दाश्त नहीं था। मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स में सिंडिकेट गुड़िया के रास्ते में आकर के खड़ा हो जाता था। अब अल्टीमेटली यहाँ पर होगा क्या? ये पूरी दुनिया के सामने कब नजर आया कि इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कांग्रेस के भीतर? 1969 का दौर है। उस समय राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, पुराने राष्ट्रपति की डेथ हो चुकी है, और एक्टिंग राष्ट्रपति बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस